आप सभी को आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जॉन रॉलेंस का न्याय का सिद्धांत, जो कि हमारे एग्ज़ाम में कई बार आता है। तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें, इसके शॉर्ट्स नोट ज़रूर बनाएं, या फिर जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसको सबको नोट डाउन करके आप चल सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जॉन रॉलेंस का न्याय का सिद्धांत। जॉन रॉलेंस जो था एक अमेरिकी दार्शनिक था, और ये जो था एक प्रसिद्ध उदारवादी विचारक, यानी कि ये पूंजीवादी विचारधारा से क्या था, प्रभावित था, उसका समर्थक भी था। इन्होंने अपने टाइम की एक बुक लिखी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थी, 1971 में लिखी गई थी, आ थ्योरी ऑफ बुक जस्टिस। ठीक है, ये जो बुक थी ये न्याय से संबंधित थी, जिसमें बताया गया था न्याय के रूप में निष्पक्षता, यानी कि सोसाइटी में अगर किसी व्यक्ति को या समाज में न्याय अगर दिया जा रहा है तो किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जॉन रॉलेंस का मानना था कि एक आदर्श समाज की स्थापना तब हो सकती है जब उस समाज के सभी लोगों को कुछ बेसिक ज़रूरतें उनको मिलनी चाहिए। ये हर समाज की ज़रूरतें हैं। बेसिक नीड्स का मतलब होता है समान अवसर का होना, रोज़गार का होना और सुरक्षा मिलना। ठीक है, ये हर सोसाइटी की नीड्स हैं। तो उसी प्रकार जॉन रॉलेंस ने भी अपनी बुक्स में मेंशन किया है कि हर समाज के अंदर ये चीज़ें तो होनी चाहिए ताकि एक अच्छा समाज स्थापित हो सके। जॉन रॉलेंस उनका सिद्धांत विशेष रूप से दो बिंदुओं पर केंद्रित है कि न्याय के सिद्धांतों के लिए कौन से नियमों का प्रयोग किया जाए, यानी क्या नियम वगैरह बनाए जाए ताकि अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे रूल्स और रेगुलेशन या अच्छे नियम कानून वगैरह बनाए जा सकें। और दूसरा, समाज में जो भी संसाधन मौजूद हैं और जो भी आर्थिक अवसर हैं, यानी कि रोज़गार से संबंधित कह सकते हो आप, उसका समाज में किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। एक तो जो रिसोर्स अवेलेबल हैं, दूसरा रोज़गार से संबंधित यानी आर्थिक चीज़ों से संबंधित जो भी अवसर हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं निकल सकती हैं, उसको सोसाइटी में किस तरीके से बांटा जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम उसका लाभ उठा सकें। जैसे नौकरियों के स्तर होते हैं, कोई एम्प्लॉई छोटे लेवल का होता है, फिर उसका हायर लेवल मैनेजमेंट आता है, तो किस तरीके से क्या स्किल लेवल बनाया जाए ताकि सभी सोसाइटी में क्या हो सके, अच्छे डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छे तरीके से बंटवारा हो सके। अब जॉन रॉलेंस का न्याय का सिद्धांत मुख्य 3 अवधारणाओं पर बैठा हुआ है। आई होप आपको ये पूरी ये ऊपर का ये जो थोड़ा सा पैरा है ये आपको समझ आ गया होगा। अब ये मेन पॉइंट्स हैं, स्टार्ट होते हैं। ठीक है, पहला है मूल स्थिति, अज्ञान का आवरण, न्याय के 2 सिद्धांत और सिद्धांत की व्यवहारिकता, यानी कि सिद्धांत को किस तरीके से समाज में लागू किया जाएगा और उसकी आलोचना आएगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसको पहले पूरा पढ़ते हैं, एग्जाम्पल भी है। मूल स्थिति क्या है? मूल स्थिति क्या है? एक भाई काल्पनिक स्थिति है, इमेजिनेशन एक तरह के, जहाँ लोग समाज के न्याय के सिद्धांत का चयन करने के लिए एक साथ आते हैं, लेकिन इस स्थिति में सभी लोग अज्ञान के आवरण में होते हैं। ठीक है ना, मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं होती। अज्ञान का आवरण ये सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने वाले लोग अपनी व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक स्थिति, लिंग, जाति, आर्थिक स्थिति, योग्यता या किसी भी अन्य व्यक्तिगत विशेषता को नहीं जानते हैं, मतलब कुछ पता नहीं है उनको। इसका उद्देश्य ये है कि लोग पूरी निष्पक्षता से समाज के लिए न्याय संगत सिद्धांतों का क्या करें, चयन करें। अब इसका एग्जांपल भी आप समझ सकते हो। अरे सीधा सा मतलब है, अगर कोई जज है, अगर वो निर्णय दे रहा है, ठीक है, वो ये ना देखे कि सामने जिसको भी पनिशमेंट मिल रही है कि ये मेरा दोस्त है या मेरा कोई एक हमारे राज्य का मंत्री है, कोई भी है, वो ऐसा नॉर्मल व्यक्ति की तरह उसको क्या करे, जज करे कि इसने कोई चीज़ था जिसने इसको गलत किया है, जिसकी उसे सज़ा दी जाएगी। उसमें ये कोई भी ये चीज़ ना देखे कि हमारे समाज का आदमी है या मेरी पहचान का आदमी है, ये सब चीज़ें ना देखे। कहने का मतलब ये है, ताकि एक निष्पक्ष न्याय मिल सकता है। वही एग्जाम्पल में बताया, अगर आपको किसी समाज के नियम तय करने के लिए कहा जाए, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाए कि आप अमीर होंगे, गरीब होंगे, महिला हैं या पुरुष हैं, उच्च जाति के हैं, छोटी जाति के हैं, ठीक है, ऐसी स्थिति में आप ऐसे नियम बनाएंगे जो सभी के लिए क्या हो, समान हो, ताकि यदि आप खुद समाज में कमज़ोर स्थिति में हो तब भी आपको ये ना लगे कि मेरे साथ कोई भेदभाव हुआ है। इस प्रकार रॉलेंस का तर्क था कि यदि कोई व्यक्ति अज्ञान के आवरण में न्याय के सिद्धांतों को चुनाव करता है तो वह निष्पक्ष निर्णय लेगा।
लेकिन ये चीज़ पूरी तरीके से सही नहीं है, क्योंकि देखो एक पुरुष है एक महिला है तो दोनों में अंतर तो है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो पैरालाइज है, पुरुष मान लो, अब एक पुरुष स्वस्थ पुरुष है, उसके हाथ पैर चलते हैं, ठीक है। अब एक ऐसा पुरुष जिसके हाथ पैर नहीं चल रहे हैं, उसको कुछ डिसेबिलिटी है, तो भाई उसको थोड़ी एक्स्ट्रा सुविधा देना तो क्या है, ज़रूरी है। तो यहाँ पर एक चीज़ इसका तो फॉल्ट है ही कि सबको एक साथ तोलना सही नहीं होता। अगर कुछ स्थितियाँ ऐसी हो जाती जहाँ पे ज़्यादा सुविधाएं देना है और थोड़ा न्याय में नरमता यानी कि थोड़ा सा सख्तीपना कम करना भी ठीक रहता है। जैसे जो लोग 18 साल से कम होते हैं तो उनके लिए अदालत अलग नियम बनाती है, कोई 18 साल से ऊपर के होते हैं उनके लिए अलग नियम बनाती है। और कुछ ऐसी भी स्थिति होती है जहाँ पे बच्चे 18 साल से कम होते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा ही ऐसा अपराध कर देते तो उनको युवकों की श्रेणी में ही रखा जाता है। तो थोड़ा बहुत तो ये होता ही है। तो आप आई होप मेरी बात समझ पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूँ। आइए, दूसरा है न्याय के दो सिद्धांत। इसमें बताया गया है स्वतंत्रता और ये क्या अंतर का सिद्धांत है और समानता। अभी देखते हैं पहले देखते हैं स्वतंत्रता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को समान मौलिक स्वतंत्रता यानी कि मौलिक अधिकार, फ्रीडम, इक्वालिटी, ये सब उसको मिलना चाहिए। विचार और अभिव्यक्ति यानी कि सोचना और अपने विचार प्रकट करना, ये सारी चीज़ों के अधिकार होने चाहिए, ठीक है। व्यक्तिगत गरिमा, आत्मसम्मान, ये सब अधिकार एक हर व्यक्ति का बना रहना चाहिए, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार समाज में सभी नागरिकों को समान स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और किसी को भी विशेष अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। ओके, ये इसमें बताया गया है जो कि सही बात है। समानता का उचित अवसर का सिद्धांत, ये दूसरा पॉइंट आ गया, ठीक है। समाज में सभी व्यक्तियों को समान अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि अमीर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिले, गरीब को ना मिले, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि गरीब है तो उसको ज़्यादा ही अपॉर्चुनिटी दे दो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। किसी व्यक्ति को जन्म, जाति, लिंग या पारिवारिक बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि कैसे समाज से आता है, ऐसे से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि दो व्यक्ति समान योग्यता रखते हैं तो दोनों को नौकरियों का अवसर मिलने का लाभ मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दोनों काबिल हैं लेकिन एक मेरा भतीजा लगता है तो मैं उसको नौकरी दे दूं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब आता है अंतर का सिद्धांत। ये सिद्धांत समाज में आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को स्वीकार करता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने असमानताओं को बताया है ना, ये थोड़ा सा अजीब तरह का है, लेकिन देखो समझो, लेकिन केवल एक शर्त पर मैं असमानता तब तक उचित मानी जाएगी जब वह समाज के सबसे गरीब और कमज़ोर वर्ग के लोगों को अधिकतम लाभ पहुंचाएं। यह असमानता तभी स्वीकार होगी जब इसमें समाज के निम्नतम वर्ग का जीवन स्तर बेहतर हो। अगर कोई डॉक्टर बहुत अधिक वेतन पाता है तो असमानता केवल तब तक उचित होगी जब उसकी सेवाओं से गरीब लोगों को लाभ हो, ठीक है। जैसे कि मुफ्त चिकित्सा सेवाएं या सस्ती स्वास्थ्य सुविधाएं, जो कि कहीं ना कहीं ये ठीक है। अब देखो ये वाला जो पॉइंट जब मैं कह रहा था ना, ये आगे आएगा, सॉरी, ये तो ठीक है। अब इसके बाद जो आगे पॉइंट्स आएगा ना, वो वाले पे था मैं, सॉरी। इसमें कहने का मतलब ये है, समाज में असमानता तब स्वीकार करी जाएगी, इस टॉपिक के अंदर बोला गया है बी पॉइंट में, कि असमानता तब स्वीकार की जाएगी जब कोई एक ऐसा व्यक्ति जो समाज के ज़्यादा लोगों को सुविधा दे रहा हो निम्न स्तर के, तो हम असमानता यहाँ पे क्या है एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ भाई वो उच्च श्रेणी का है, उसे तो स्पेशल सुविधा दी जाएगी, आपको थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे सही भी, क्योंकि देखो जैसे हॉस्पिटल, यहाँ पे एग्जांपल हम देख सकते हैं हॉस्पिटल्स का ले सकते हैं, क्योंकि देखो हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स हैं उनको जो वो काम कर रहे हैं उसका बहुत ज़्यादा सैलरी उनको दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादा सैलरी नहीं, बहुत अच्छी रिस्पेक्टिव सैलरी दी जाती है, बहुत अच्छी सुविधाएं भी दी जाती हैं उनको, और उनका बनता भी है। क्योंकि देखो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में देखो एक एक डॉक्टर जो है एक हज़ार काफ़ी हज़ारों में एक मरीज़ को देखता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा टफ़ कंडीशन हो जाती है। तो ऐसे में उनको अच्छी सुविधाएं देना और समाज में थोड़ा सा अंतर करना भी ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे को लगता है। आगे देखते हैं, तीसरा पॉइंट है
न्याय का समाज में व्यवहारिक प्रयोग, न्याय का समाज में क्या है, व्यवहारिक प्रयोग। हाँ, ये हो गया। हम यहाँ पर आ गए। सार्वजनिक नीतियाँ। पहला, सरकार नीतियों को इस आधार पर तैयार किया जाना चाहिए कि वह समाज के सबसे कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुँचाए। ठीक है। सामाजिक कल्याण योजना, शिक्षा अवसर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं सिद्धांत पर आधारित होनी चाहिए। यानी कि सीधा सा मतलब है सार्वजनिक नीति जो कि सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, जो कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि समाज के निम्न स्तर के लोगों को सरकारी सुविधाओं का सीधे स्तर पर लाभ पहुँचाया जा सके। अब आता है आर्थिक न्याय। आय और संपत्ति का वितरण इस तरह होना चाहिए कि समाज में गरीब वर्ग की स्थिति में क्या हो, सुधार। ठीक है। अगर अमीर लोगों को ज़्यादा सुविधाएं दी जा रही हैं, उससे जो भी वो अर्निंग कर रहे हैं, उस अर्निंग का काफ़ी अच्छा हिस्सा गरीब लोगों की आर्थिक स्थिति को या समाज को सुधारने के लिए किया जाना चाहिए। यहाँ पे ये गया है। कर प्रणाली, टैक्सेशन इस तरह बनाई जानी चाहिए कि अमीरों से अधिक कर लेके गरीबों पे लगाना चाहिए। लेकिन भाई इसमें भी एक चेतावनी है, ऑब्वियसली बात है, नहीं तो कोई काम ही नहीं करेगा। कोई भी अमीर आदमी हो कि यार मेरे पे इतना ज़्यादा टैक्स लगा रहे हो कि मेरे पे कुछ बच ही नहीं रहा है और मुझे उस समाज में इस तरह का इज़्ज़त या पॉइंट आउट नहीं किया जा रहा, हाईलाइट नहीं किया जा रहा, तो मैं क्यों काम करूँ। यही वाला पॉइंट आगे आएगा जो मैं बी में थोड़ा रह गया था। चलो कोई नहीं। तो इसमें चेतावनी ये है कि चेतावनी कर की सीमा स्थिर होनी चाहिए कि इतना नहीं कि 100 रुपये कमाए 80 टैक्स लगा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है। कर का प्रयोग जो भी है हमेशा समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी टैक्स कलेक्ट हुआ है जो राजनेता लोग हैं अपने इलेक्शन में लगा दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि गलत यूज़ है। अब अगला देखते हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य, सभी लोगों को समान रूप से उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इस पे हमेशा गवर्नमेंट को काम करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का इलाज मिल पाए। आज के टाइम पे देख लो क्या हो रहा है, जितने भी लोग कमा रहे हैं, एक मेडिकल कंडीशन आती है कि सारा साल भर का बजट हिल जाता है। शादी हो, बीमारी हो, ऐसी तैसी हो जाती है। तो भैया अच्छे से कमाओ, अच्छी स्किल लो, ताकि अच्छा इलाज फैमिली को दे पाओ। आप सब जानते हो कितना बुरा हाल होता है। चलो कोई नहीं। निजी स्कूलों और अस्पतालों के साथ साथ सार्वजनिक सुविधाओं को भी मजबूत बनाना चाहिए ताकि आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को भी लाभ मिल सके। ठीक है। रॉलेंस के सिद्धांत की अब आगे आलोचनाएं। व्यवहारिक कठिनाई, क्योंकि देखो अज्ञान का आवरण एक काल्पनिक स्थिति है जिसे वास्तविक दुनिया में लागू करना क्या है, कठिन है। क्योंकि देखो यार कोई भी हो, लोग स्वाभाविक रूप से अपने व्यक्तिगत हितों को ध्यान में रखते हुए, इसलिए निष्पक्षता हमेशा संभव नहीं होती है। अब जैसे कभी भी कोई बंदा ट्रैवल कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, या फिर कोर्ट में ही देख लो, अगर किसी ने किसी के साथ कोई गलत किया है, किसी के साथ प्रताड़ना हो रही है, हम ट्रैवल का एग्ज़ाम्पल ही ले लेते हैं। अगर मान लो अगर 10 सीट है, अब एक जगह बता दिया कि 5 महिलाओं की है और 5 पुरुष की है, वहीं पे कोई 6ठी महिला आ जाए, प्रेग्नेंट है, या कोई छठा व्यक्ति पुरुष आ जाए जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़ा है, वो खड़ा नहीं हो सकता। अब ये थोड़ी देखना चाहिए कि भाई ने उसको सीट दे दिया तो अपराध है, पनिशमेंट करी जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कभी कभी स्थितियाँ भी ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे न्याय भी सोच समझ के दिया जा सके। ठीक है। अब एक समाज का, चलो ये तो हटाओ एग्जाम्पल, अब एक समाज का कोई एक ऐसा व्यक्ति जिसने बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, समाज की सोसाइटी के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए हैं, पूरा जीवन काल उसका बहुत बढ़िया रहा है। उसने जीवन काल में कोई एक ऐसा अपराध कर दिया जो बाय मिस्टेक हो गया हो, गलती से हो गया हो, या कोई ऐसी सिचुएशन बन गई थी जिसकी वजह से उसे अपराध करना पड़ गया हो। अब नॉर्मली अपराधियों को सबको 10 साल की सज़ा दी जाती है। क्या ऐसे व्यक्ति ने जिसने 20-25 साल समाज कल्याण में लगा दिए हो, उसकी एक गलती की वजह से उसको भी उसी लेवल की सज़ा दे देनी चाहिए, जो कि नहीं लगता, लॉजिकल नहीं होता। तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट जो न्याय है उसे सज़ा को कम कर देती है, या बेल भी दे देती है कि हाँ भाई तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से हम तुम्हारी सज़ा भी कम करते हैं। तो ऐसी भी कंडीशंस बन जाती हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी। योग्यता और प्रोत्साहन की समस्या। रॉलेंस का सिद्धांत
ये मानता है कि असमानता को केवल तभी स्वीकार किया जाना चाहिए जब वह कमज़ोर वर्गों को लाभ पहुंचाए, लेकिन इससे समाज में कुछ लोगों के लिए प्रोत्साहन की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों को उचित पुरस्कार नहीं मिल सकता या नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है, एक ऐसा व्यक्ति जो रोज़गार क्रिएट कर रहा है, गरीब लोगों को रोज़गार दे रहा है, उनकी आजीविका चला रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें उत्पन्न कर रहा है, तो सरकार को ऐसे लोगों को सम्मानित करना चाहिए, नए उनको उपहार देना चाहिए, सुविधाएं देनी चाहिए, ताकि उनका मोटिवेशन बना रहे। नहीं तो कोई भी ऐसा कोई स्टार्टअप व्यक्ति होगा, एंटरप्रेन्योर होगा, वो कहेगा मैं क्यों मेहनत करूँ जब मुझे किसी प्रकार का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, तो मैं क्यों करूँ। तो ये थोड़ा चीज़ें हैं, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि अमीर व्यक्ति है, कमा लिया पैसा निकाल लो, नहीं, उसको सोसाइटी में अच्छे से ट्रीट करना भी ज़रूरी है, ठीक है। चलो, इनका जो है ना, इन्होंने राजनीतिक क्षेत्र पर कोई विचार नहीं दिया है, ठीक है। जॉन रॉलेंस के सिद्धांत पे राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा इम्पोर्टेंट विचार नहीं है। अब है हमारा क्या है, निष्कर्ष की बात होती है, निष्कर्ष आप इसको पढ़ सकते हो। हमारा टॉपिक आज यहीं ख़त्म होता है, ठीक है। इसमें निष्कर्ष में वही बातें लिखी गई हैं कि अज्ञान का आवरण एक काल्पनिक स्थिति है जिसको रियलिटी में करना ठीक संभव नहीं है, ठीक है, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी ये हमारे लिए मार्गदर्शन का काम करता है आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, कि एक अच्छा आदर्श समाज की स्थापना होनी चाहिए, जहाँ पे समाज के सभी लोगों को बेसिक ज़रूरत पूरे होनी चाहिए, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएँ होनी चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, ठीक है। ये आज भी इनके जो पॉइंट्स हैं वो आज भी हमारे मॉडर्न टाइम में यूज़ करा जाता है आधुनिक लोकतांत्रिक समाज में, ठीक है। आई होप आज का आपको टॉपिक पसंद आया होगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार एग्ज़ाम में आता है, तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।